डेफिनेटली बस आज है 12 सितंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की रिकॉर्ड हाई की ऊंचाई पे आज जाता हुआ देखने को मिला। आपको याद होगा कि कल बीती रात यूएस सीपीआई डेटा आया था, यूएस का बाजार धड़ाम से गिरा था। और दोस्तों बहुत ही कम लोग सोच पाए होंगे कि आज भारतीय बाजार ठीक उसका उल्टा परफॉर्म करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, यही सरप्राइज़ ना स्टॉक मार्केट को खास बनाता है। मैंने भी कैसे उम्मीद नहीं किया था कि आज भारतीय शेयर बाजार उल्टा भागता हुआ देखने को मिला। बट एनीवेज दोस्तों, ये शेयर बाज़ार का नेचर है जहाँ पे बीच बीच में ना आपको सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा। लेकिन यस, निफ्टी ने आज फिर से रिकॉर्ड हाई कायम किया, सेंसेक्स ने रिकॉर्ड हाई कायम किया। अब दोस्तों रेट कट को लेके जो आने वाले कल में एंटिसिपेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। किसी किसी को लगता है कि रेट कट लार्जर जंबो साइज का होगा और किसी किसी को लगता है कि नहीं होगा। लेकिन दोस्तों क्वांटम जो भी हो रेट कट का, लेकिन दो इंडस्ट्री को ज़रूर फोकस करें, बिकॉज रेट कट से इनको ज़रूर बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और उसमें से कैसे एक कंपनी ना बहुत ही काबिल है और आने वाले कल में कैसे मुझे लगता है 2-3 सालों में यहाँ से पैसे बनने की क्षमता इस कंपनी में कुछ ज़्यादा ही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ऐसा आर्टिकल दिखाया जाए, समझाया जाए जो आपको इम्पैक्ट ना उस इंडस्ट्री का पहले से पता हो कि आप प्रॉपर कॉल ले पाएँ। अगर रेट कट होता है ना दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो दो इंडस्ट्री पे ज़्यादा आ सकता है। ऐसा तो गैस बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको फ़ायदा होगा रेट कट। सबको पता है कि एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इन सबको बड़ा बूम मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों दो ऐसे इंडस्ट्री भी हैं, आईटी और केमिकल सेक्टर, जो आने वाले कल का 201 मुझे लगता है कि लीडिंग आउट परफॉर्मर हो सकता है। वैसा क्यों? आप सबको अच्छे से पता है कि आईटी स्टॉक्स का जो वर्स्ट था वो बिहाइंड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मैंने कहा जब इन्फोसिस 1200 के आसपास था ना, तभी से ये बात रिपीट की। आज गैस इन्फोसिस 1200 से 1950 के आसपास हो चुका है। खैर मैं इधर पे इन्फोसिस के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस, अगर रेट कट होता है तो ऑफकोर्स आईटी स्टॉक्स के लिए कैसे सबसे वर्स्ट है ना, पोटेंशली वो ओवर होता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज इससे क्या होगा ना, आईटी जो क्लाइंट्स हैं उनकी तो स्पेंडिंग वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और स्पेंडिंग बढ़ेगा तो इनका गैस जो इम्प्रूविंग सेक्टर है ना, ऑफ कोर्स वो बहुत ही इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन इसको छोड़ के केमिकल सेक्टर में भी गैस आने वाले कल में एक बहुत ही अच्छी रैली की संभावना हो सकती है। मैंने आपको हमेशा 2-3 चीज़ बताई है कि देखिए, जीडीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल ग्रोथ। अगर जीडीपी कोलैप्स होगा बहुत मेजर मेजर कंट्रीज़ का इकोनॉमिक्स का, वहाँ पे दोस्तों हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज खपत जो होता है ना केमिकल का, वो जीडीपी पे कुछ ज़्यादा निर्भर करता है। अगर दोस्तों रेट कट होता है, आप सबको अच्छे से पता है कि उधर पे गैस खपत कंजम्पशन ज़्यादा होगा और उसमें गैस केमिकल सेक्टर ना एक बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है। बिकॉज केमिकल की अभी भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। भले ही निफ्टी 25,300 के आसपास पहुंच चुका है ना, बट उनका भाव 2021 और 22 के टॉप लेवल पे ही चल रहे हैं। और आने वाले कल में क्या जो पॉजिटिव आउटलुक है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर है, जिसमें दोस्तों इन्वेंट्रीज की बात की जाए, रॉ मेटेरियल के ड्रॉप होने की बात की जाए, या फिर इम्प्रूव जो मार्जिनस है उसकी कहानी की बात की जाए, तो जी हाँ गैस इन्वेंट्रीज का कहानी तो बहुत पुराना पहले ही हो गया था, जहाँ क्रूड 120-100 के ऊपर हिट किया था। लेकिन दोस्तों अब ना रॉ मटेरियल ड्रॉप होने से बहुत सारी केमिकल्स कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारी केमिकल्स कंपनी का जो मार्जिन्स है ना, जिसमें इंप्रूवमेंट की घंटी देखने को मिल रही है। और ये सेकेंड हाफ से बहुत ही हद तक अच्छा हो सकता है। दोस्तों बात की जाए एक ऐसी कंपनी की जिसको लेके मैं आज से नहीं 700 के लेवल से लगातार कमेंट्री कर रहा हूँ। ये बात अलग है कि बीच में ये कंपनी गिर के हमें 3,000 के आसपास जाते हुए देखने को मिली थी, बीच में 1,700 के आसपास भी आते हुए देखने को मिली, और कंपनी फिर से 3,000 के आसपास पहुंच चुकी है। साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए 30% भागता हुआ दिखाई दिया है। 5 साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए जहां पे कैसे स्टॉक टॉप टू टॉप उधर ही है। अगर आप देखें तो 5 साल पहले 2021 का जो हाई था वही लेवल से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इसने बहुत इनफ कॉन्सोलिडेशन दिखाया, और मैंने आपको बताया भी था कि जिस दिन कॉन्सोलिडेशन फेज़ ओवर होगा, स्टॉक आपका रिकवर भी होगा, कंपनी पैसे बनाएगी। बहुत लोग चार्ट देख के समझ गए होंगे, समझ गए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में गेस जरूर करिएगा मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी ऑफ केमिकल कंपनी दीपक नाइट्राइट, जो मुझे लगता है कि इसकी पूरा जो लीडरशिप है ना अपने तरफ टानने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे कुछ खबर भी है और मैं दिखाऊंगा कि कैसे ब्रोकर्स पर निर्भर होने से बहुत लोग बहुत ही बड़ा जो खेल है ना वो समझ नहीं पाते। बिकॉज एक ब्रोकर ने इसको बहुत बड़ा डाउनग्रेड किया था और जैसे ही कहानी चेंज हुई उनके तरफ से डबल अपग्रेडेशन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों ये कंपनी ना आने वाले कल में भयंकर कैपेक्स करके बैठी हुई है। हाँ दोस्तों, आज से 2-3 महीने पहले मैंने बताया था कि कैसे मॉर्गन स्टैनली ने अपना ही टारगेट रिवाइज किया।
उनका दोस्तों पहले टारगेट था दीपक को लेकर 1625, और आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में उन्हीं के टारगेट बीच में हमें 2985 के आसपास देखने को मिला। मतलब दोस्तों कंपनी बीच में दीपक 3100 के आसपास भी गई थी, लेकिन ये जब उनको समझ में आया कि दीपक नाइट्रेट का कैपेक्स साइकिल कैसा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है, उन्होंने कैसे अपनी ही कमेंट्री चेंज की और बीच में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन, डबल अपग्रेडेशन दिया। इसीलिए गैस कोई भी ब्रोकर्स को बेस बना के इन्वेस्टमेंट करना वो सही नहीं है। आप ब्रोकर के रिसर्च का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन यस उनका तो सो क्या है, फटाक से अपना जो प्लान से चेंज करते हैं, कभी डाउनग्रेड तो कभी अपग्रेड। लेकिन यस दीपक नाइट्रेट को दोस्तों पिछले कुछ समय से ना मल्टीपल जो बाई है बहुत सारे ब्रोकर्स के द्वारा उठता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों 65% जो एनालिस्ट हैं आउट ऑफ 20 एनालिस्ट, उनके तरफ से बाइंग रेटिंग है, और ऑफकोर्स चार्ट ने ही सेल किया है और चार्ट ने होल्ड करने की सलाह दी है। तो जी हाँ दोस्तों, मोटा मोटी जो ब्रोकर का पोजीशन है दीपक में चेंज हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है चलिए उसको देखना ज़रूरी है। वैसे हम लोग अच्छे समझ गए कि पिछले कुछ समय से केमिकल्स में सीरियस कुछ स्टॉक्स में रैली आई है। इवन दोस्तों कुछ कंपनी ऐसी भी थी जो सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी भाग रही है। दोस्तों को पता है कि केमिकल्स की बहुत सारी कंपनीज भले ही 2021 के बाद मेजर हेडविंड्स को फेस की, लेकिन यस उसी हेडविंड्स में ना अपना कैपेक्स नहीं छोड़ी। और ऑफकोर्स दीपक नाइट्रेट के पास ना एक बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट और बहुत ही बड़ा कैश रिजर्व्स है। रही बात दोस्तों केमिकल स्टॉक दीपक नाइट्रेट का जो प्लान है ना, वो अभी छोटा प्लान नहीं दोस्तों, 14,000 करोड़ का जो बड़ा प्लान है आने वाले कल का 5 ईयर्स का दोस्तों, ये बहुत ही मजबूत है। और इस साल FY25 की बात की जाए तो इसमें कैसे दीपक नाइट्रेट ने ना कुछ ऐसा प्लान सामने रखा है जो अपने आप में कैसे उनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही कमाल की खबर है। अब देखें दोस्तों तो जी हाँ दोस्तों, दीपक नाइट्रेट ने पिछले कुछ समय से अपना जो इनिशिएटिव है MIBK में, साथ ही साथ दोस्तों नाइट्रिक एसिड में, इन्हेंसमेंट ऑफ नाइट्रेशन में, हाइड्रोनाइट्रेशन में और स्पेशलिटी केमिकल में कैसे आने वाले कल में 2,000 करोड़ अगर आप देखें, ये दोस्तों फाइनेंशियल ईयर में कमीशन करने का एक्सपेक्टेशन है। मतलब दोस्तों अगर आप देखें तो दीपक नाइट्रेट का लॉन्ग टर्म जो कमिटमेंट वाला प्लान है ना, वो तो मजबूत है ही, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में कैसे डिफरेंट सेगमेंट में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने से लेके R&D पे भी कैसे खर्च कर रहे हैं। मैंने कैसे हाल फिलहाल में ही एक बहुत ही काबिल व्यक्ति से थोड़ा सा डिस्कशन किया था जो केमिकल्स में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, बिकॉज वो केमिकल इंजीनियरिंग है। उन्होंने बताया भी था कि जो केमिकल कंपनी R&D पे खर्च कर रही है ना, वो स्पेशल हो जाती है, बिकॉज R&D पे खर्च वही करती है जिसको अपना आने वाले कल में कैपेसिटी के संग अपना नाम भी बढ़ाना है। बिकॉज बहुत ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके ऑर्डर्स पे ही उनका भविष्य टिका हुआ रहता है, बट जो कंपनी R&D पे खर्च करती है ना, उनको ऑर्डर्स की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एडिशनली कैसे को पता है कि दीपक नाइट्रेट ने एक नया R&D सेंटर वडोदरा में खोला था, जो आने वाले कल में इनके जो इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ है उसको और भी मजबूत बनाते हैं। तो सारे सेगमेंट में कैसे, चाहे वो पैसा लगाने का मैटर में हो या फिर R&D में खर्च करने की बात हो या मेजर हेडविंड्स को छोड़ के टेलविंड्स की बात हो, जो शुरुआत हो चुकी है, इसमें कैसे दीपक नाइट्रेट ना एक बहुत ही शानदार और मजबूत कंपनी दिखाई देती है। चीज़ दोस्तों नोटिस करिएगा कि पिछले कुछ समय से ब्रेंट क्रूड भी काफ़ी हद तक नरम हुआ है, जो अपने आप में कैसे बहुत अच्छी खबर है। बिकॉज रॉ मटेरियल के प्राइसेस की बात की जाए, खासकर फेनोलिक सेगमेंट के ना एक बहुत बड़ा एक्सपेंसेस है जो पिछले कुछ समय से गैस हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब गैस आने वाले कल में मार्जिन्स का इंप्रूवमेंट बहुत ही हद तक तय माना जा सकता है। ये बात उस बैलेंस शीट की बताने की आवश्यकता नहीं है। 40,000 का दोस्तों परमाणु बॉम्ब है मिड कैप स्पेस में। अगर आप केमिकल को लें और केमिकल की साइज़ पर देखें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है भारत की, टॉप 5 केमिकल्स कंपनी में आती है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में जो वैल्यूएशन है और भी रीरेट हो सकता है। 49 के पी के संग कंपनी का ROC ROE 21% 16% के आसपास है। लेकिन दोस्तों जिस दिन कंपनी का प्रॉफिट पीक पे पहुंचा तो आने वाले कल में कैसे वैल्यूएशन बिना उसी हिसाब से सिंक में चलेंगे, एडजस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैंने देखा दोस्तों कि इनफ कॉन्सोलिडेशन के बाद जब कंपनी अपने टॉप लाइन को बढ़ाती है ना, तब कंपनी भागती है। आप देख सकते हैं कि बीच में कैसे इनके टॉप लाइन सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचे थे 6802, 7972, 7682, और जैसे ही कैसे इनके टॉप लाइन रिकवरी देखने की शुरुआत हुई ना, कंपनी के पैट के फिगर भी थोड़ा बहुत राइज होते हुए देखने को मिले। और आप समझ सकते हैं कि द वर्स्ट मे बी बिहाइंड फॉर दीपक नाइट्रेट और मेनी कंपनीज, जो आने वाले कल में कैसे ना एक रैली का एक स्ट्रॉन्ग संकेत दे सकता है। बात रिजर्व्स पॉइंट ऑफ व्यू की, भयंकर रिजर्व है गाइस, 4769 एक बहुत बड़ा होता है दोस्तों साइज़ इनके रिजर्व्स का, जो दीपक नाइट्रेट के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। रही बात बोरोविंग्स की, ना के बराबर है। जून क्वार्टर में हमने देखा था कि सीरीज़ ऑफ बाइंग देखने को मिली थी, जहाँ प्रमोटर्स ने, FIS ने और DS ने तीनों ने ही परचेज़ किया। LIC तो कैसे हाथ धो के दीपक नाइट्रेट में ऑलमोस्ट 10% का जो स्टेक है ना वो लेके बैठे हैं।
पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 22.70% के आसपास पहुंच चुकी है। इसमें गैस पब्लिक होल्डिंग आप देख सकते हैं कि 35% के आसपास था और यस 7 लाख शेयर होल्डर्स थे दोस्तों, जो अभी के टाइम गिर के ना 4.5 लाख शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, जो मैंने प्लान्स बताया और ऑफ कोर्स जो आने वाले कल का एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस जोन है उसको मैंने बताया। आप चाहें तो उसी सेगमेंट में आईटी और केमिकल्स में अपना जो बास्केट है तैयार कर सकते हैं। केमिकल्स कंपनी को देखें और ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपना भी रिव्यू ज़रूर आप सब तक कन्वे करूं अनबायस्ड होकर। लेकिन दोस्तों दीपक नाइट्रेट ने हाल फिलहाल में ही 3165 का टॉप लगाया था, उसके बाद हमें छोटा मोटा पुल बैक देखने को मिल रहा और कंपनी का फिर से एक रेंज बाउंड कंडीशन में है, जो मुझे लगता है कि इनिशियली सीएमपी में थोड़ा थोड़ा परचेस हो सकता है। रही बात दोस्तों उनका मूविंग एवरेज, जो कि भाव अगर आप देखें 25-24 ये बहुत दूर है, लेकिन शेयर बाजार है सरप्राइज़ लो करता है। अगर इन सब लेवल्स में कंपनी मिलती है तो एस आई पी ज़्यादा कर सकते हैं, बट आप लेना चाहते हैं ना सी एम पी भी ठीक है, लेकिन मेक श्योर दोस्तों आने वाले कल में छोटी मोटी फॉल से पैनिक ना करें, बिकॉज इसके पहले हमने बड़ी बड़ी फॉल देखी और उसके बाद कंपनी काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस की। रही बात आर एस आई इंडेक्स 50 के आसपास है, बीच में थोड़ा हिटअप होता हुआ देखने को मिला था, उसके बाद थोड़ा सा हमें एक साइडवेज आता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में दीपक नाइट्रेट यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है और यस एक साल में कैसे मिनिमम ये 4,500 से 5,000 के आसपास भी जो रैली है ना वो दिखा सकता है। कोई गारंटी और दावा तो नहीं है, बट जो एनालिसिस से एक्सपेक्टेशन है वो मेरे हिसाब से है। आप इसको कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन कंसीडर मत करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।